नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम डेट करीब आ गया है और आप लोग काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगे होंगे, तो ये हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट है। देख लीजिएगा, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आने की संभावनाएँ हैं। कुछ प्रश्न तो हमने छाँट के लिए हैं, तो अब मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा वीडियो, कई वीडियोज़ हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन शब्द है। तो संयुक्त व्यंजन शब्द बताना है कौन सा है। च है, प है, स्र है, र है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्र, जो तालव्य श और र से मिलकर बना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, देवासुर पद में कौन सा समास है। तो बताना है देवासुर में समास कौन सा है। बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसमें द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देव और असुर, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, बाकायदा में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बाकायदा में बताना है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बा, बाका, बाक या फिर ब। तो कायदा में बा उपसर्ग लगा है, तो बाकायदा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बा। प्रश्न नंबर अगला है, वह खा रहा है किस वाच्य का वाक्य है। तो वह खा रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है। तो क्या कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह खा रहा है कर्तृवाच्य होगा, कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि वह कुछ न कुछ खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्तृवाच्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, श्रुति मधुर शब्द का विलोम होगा। तो श्रुति मधुर, जो सुनने में मधुर है, उसका विलोम क्या होगा। कर्णपटु, अति मधुर, कर्ण मधुर या फिर श्रुति माधव। तो कर्ण मधुर, अति मधुर और श्रुति माधव का, ये तो श्रुति मधुर का पर्यायवाची है, परंतु कर्णकटु जो होता है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका विलोम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, ये बताना है। प, फ, ब, झ। तो ओष्ठ ध्वनि में प, फ, ब, भ, म आते हैं, तो इसमें झ जो है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन बताने हैं। श, स, जो कि ये तालव्य श है, और दूसरा मूर्धा श है, और तीसरा दंत श है। प, फ, ब, य, र, ल और च, छ, ज। तो बताना अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, य, र, ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, पुरोगामी का विलोम क्या है। पुरोगामी का विलोम बताना है। पश्चगामी, प्राकगामी, दूरगामी या फिर आगामी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चगामी पुरोगामी का विलोम होता है। दोस्तों, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप कई वीडियोज़ हैं उसे देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमने प्रश्नों को छाँट छाँट के लिया है कई प्रैक्टिस सेटों से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है। विधि, प्रत्यक्ष, वैर, भेर। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो भेर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग्म बताना है। घुटने टेकना हार मान लेना, चैन की बंसी बजाना मौज करना, जूतम पैजार झगड़ा लड़ाई होना या फिर गंगा लाभ होना लाभ होना। तो बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये गंगा लाभ होना का अर्थ लाभ होना नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है, रामकथा सुंदरी करतारी, रामकथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी चौपाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा होगा। श्लेष अलंकार, रूपक, अनुप्रास, रूपक या फिर प्रतीप अलंकार। तो इसमें रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14,
ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग है, तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुरानी, ठाकुराइन, ठाकुरीन या फिर ठाकुरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठाकुर में आइन प्रत्यय लगेगा तो ठाकुराइन हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। स्र शब्द के योग से बना है। स्र शब्द जो है किसके योग से बना है? मूर्धा श और र से, तलव्य श, मूर्धा श ये है, ये दंत श है, और तलव्य श और र से या फिर स्र और र से। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो श और र से मिलकर बना है जो कि तलव्य श होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। लोकसभा में कौन सा समास है? तो लोकसभा में समास बताना है। लोक के लिए सभा, अव्ययभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो लोक के लिए सभा जो होता है इसका अर्थ होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अशुद्ध वर्तनी शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है? अक्षौहिणी, ऐतिहासिक, उज्ज्वल या फिर सन्यासी। देखने में तो चारों ऑप्शन सही लगते हैं और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो समझ में नहीं आता परंतु गलत होते हैं। जैसे कि आप सन्यासी सोच रहे होंगे कि सही है, परंतु यही गलत है। इसमें सन्यासी में अनुस्वार भी रहता है और आधार में भी रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सन्यासी अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 18 है। सरोज स्मृति किसकी कविता है? महादेव वर्मा जी की है, निराला जी की, प्रसाद जी का या फिर पंत जी का? महादेव वर्मा जी की काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे रश्मि निहार, मैं नीर भरी दुख की बदरी, मेरा परिवार, गिल्लू, काफ़ी रचनाएं हैं। निराला जी की रचना है सरोज स्मृति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। वार्तालाप का संधि विच्छेद है, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्धन आला तालाप, वार्धन आलाप, वार्ताधन आलाप या फिर वार्ताधन आलाप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वार्ताधन आलाप, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो निशा निमंत्रण रचना किसकी ये बताना है। सोहला द्विवेदी की, रामनेश त्रिपाठी की, केदारनाथ अग्रवाल की या फिर हरिवंश राय बच्चन की। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निशा निमंत्रण बच्चन जी की रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, 10 द्वार से सोपान तक, निशा निमंत्रण इत्यादि रचनाएं हैं इनकी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। रामचरितमानस में संज्ञा है, तो रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक? तो कौन सी संज्ञा होगी? रामचरितमानस, इसमें व्यक्तिवाचक है। प्रॉपर रामचरितमानस के लिए ही प्रयोग हुआ होता है ये शब्द और एक ही है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है, काफ़ी मशहूर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। शिक्षा में प्रत्यय है, तो शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? छा प्रत्यय, अप्रत्यय, आ प्रत्यय या फिर छ प्रत्यय? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शिक्षा में आ प्रत्यय है, जो मूल धातु है शिक्ष है, उसमें आ प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। गाजीपुर और बलिया में कौन सी बोली बोली जाती है? तो गाजीपुर और बलिया में कौन सी बोली बोली जाती है? मैथिली, छत्तीसगढ़ी, अवधी और भोजपुरी। जैसे कि मैं खुद गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, तो पूर्वी गाजीपुर के जो एरिया है उसमें अधिकतर काफ़ी हद तक भोजपुरी ही बोली जाती है। हम लोगों के साइड अवधी और भोजपुरी का मिक्स बोला जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। तद्भव और तत्सम में कौन सा जोड़ा गलत है? तो तद्भव तत्सम का जोड़ा गलत है, जो वो बताना है। मुँह का मुख होगा, बाघ का व्याघ्र होगा, नींबू का निम्बक होगा, भीख का भीखा होगा। तो कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। तो भीख का भिक्षा होता है, यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगले सीरीज की, ये प्रश्न नंबर 4 है। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेटों से लेकर बनाया है इस सीरीज को। देखते हैं प्रश्न नंबर है। श, स और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो बताना किस प्रकार के व्यंजन हैं। क्या उत्क्षिप्त हैं, अंतस्थ हैं, स्पर्श हैं या फिर उष्म है? तो यह जो तालव्य श है,
मूर्धा श है, दंती श है और ह, यह उसमें व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, तरुण का विलोम है। तो तरुण का विलोम क्या होता है? बालक, युवा, वृद्ध या फिर कृष्य। तो तरुण का विलोम बताना है, तो तरुण का विलोम जो है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तरुण का वृद्ध होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, संधि का शाब्दिक अर्थ है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़, सम के बराबर, शब्दाधिकार या फिर पृथक स्वभाव। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है, जिसमें दो वर्णों के मेल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, नरेश में कौन सी संधि है? नरेश में कौन सी संधि है ये बताना है। वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो बताना है कौन सा सही होगा। नरेश में नरधन ईश, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नरेश जिसमें गुण संधि होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसे बताना है। द्वारिका, कालिदास, गांधी, उद्धरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो गांधी है यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, रोग मुक्त में कौन सा समास है? रोग मुक्त में समास बताना है। करण तत्पुरुष है, अपादान है, संबंध है या फिर संप्रदान है। तो रोग से मुक्त होता है तो इसमें अपादान तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में समास बताना है बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास। तो 8 अध्यायों का जो समूह होता है उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। इसमें गिनती आई है 8 अध्याय हैं, तो द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कुचक्र में उपसर्ग है। क्या कु है, क है, उ है या फिर कुछ है? तो चक्र जो है वह मूल शब्द है, इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुचक्र में कु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, घटिया में प्रत्यय है। घटिया में क्या प्रत्यय है? घ, या फिर टिया। तो घटिया में प्रत्यय बताना है कौन सा होगा। तो घट जो होता है उसमें या प्रत्यय लगेगा तो घटिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दशानन इनमें से कौन सा शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। यौगिक है, ऋण है, योग ऋण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दश आनन, एक तो ये यौगिक भी होगा और यह रावण के लिए ऋण भी है, तो यह दशानन योग ऋण शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, विशेषण का भेद नहीं है। तो कौन है जो विशेषण का भेद नहीं होता? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, विपरीतवाचक। तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक ये सब विशेषण के भेद होते हैं, विपरीतवाचक यह नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अग्नि का पर्याय है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? पावक, अनल, दहन या फिर उक्त सभी। तो पावक भी होता है, अनल भी होता है, दहन भी होता है, ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा युग्म गलत है उसे बताना है। तो मुखिया का मुख्य होता है, थन का स्तन, पोखरा का पुष्कर, दिन का रात। तो तद्भव तत्सम बताना है और इसमें दिन और रात विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अगला प्रश्न है, आत्मा से संबंध रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है? परलोक, आत्मज्ञानी, आत्मिक या फिर नश्वर। तो जो आत्मा से संबंध रखता हो उसको क्या कहते हैं? आत्मिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मैं फर्स्ट रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ, अब मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, आप लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, कौशिक का अर्थ है। तो कौशिक का अर्थ क्या होता है? उल्लू, गदहा, केश या फिर सूर्य। तो जो कौशिक का अर्थ होता है वह उल्लू का पर्याय है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
प्रश्न नंबर 19 है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, निर्वेद है, रति है या फिर हास है? तो शांत का अस्थायी भाव निर्वेद होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर अन्य? तो जिनमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निराला की जूही की कली उदाहरण है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है जूही की कली, वह किस प्रकार का छंद है, यही पूछ रहा है। क्या मुक्तक छंद का उदाहरण है, वर्णिक छंद का, मात्रिक छंद का या फिर छप्पय का? तो यह मुक्तक छंद की का उदाहरण है, इसे केचुआ छंद भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुक्तक छंद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, और यह इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? तो अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है ये बताना है। श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, कथ्यानुप्रास, लाटानुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, जो कि 3 यही हैं, श्रुत्य, वृत्तीय, लाटा और अंत्यानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास। परंतु यह कथ्यानुप्रास नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है यही गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों आज की जो मेरी प्रैक्टिस सेट है इतना ही प्रश्न था, और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।